हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की तरफ होंगे। तो उसी क्रम में हम आज आपको मौर्य साम्राज्य का अगला टॉपिक लेकर आए हुए हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। देखिए, एक सब्सक्राइबर हैं, शायद शिवानी चौधरी हैं। वो वीडियो देखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि कम से कम वीडियो देख कर लोग, मतलब कि लिखा था कुछ कि वीडियो देखते हो तो कम से कम लाइक कर दिया करो सर, इतना अच्छा कंटेंट देते हैं। मैं शिवानी चौधरी को तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी चौधरी जी। लेकिन देखिए, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी और मेरा कंटेंट सबको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर लाइक करेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? और आपने जो कहा है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप जैसे लोग अगर सोचते हैं कि कोई मेहनत कर रहा है उसको भी कुछ मिलना चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि आपके अंदर मानवता और इंसानियत अभी ज़िंदा है। और वो लोग भी जो देख रहे हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, वो भी कुछ न कुछ, कहते हैं ना कि इंसान को परखा जाता है, तो वो परख रहे हैं हमको। परख लेंगे तो खुद लाइक करेंगे, खुद मुझे पसंद करेंगे। और अभी तक तो शायद मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 143 हैं कुछ। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? मुझे ये पता है कि मुझे मेहनत करनी है और उस मेहनत से आपको भी सफल कराना है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना हम मेहनत करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उतना ही खूबसूरत होगा। ठीक है? कामयाबी जो होती है ना, वो खुद पे खुद शोर मचाती है, लेकिन जो मेहनत होता है ना, उसको करने में, उसको बुनने में, भुनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत कष्ट होता है। तो वो कष्ट वो हो रहा है, और उसको, उससे लड़ने का और उसके पीछे मेहनत करने की जो प्रेरणा है मेरे अंदर, वो मेरे माता-पिता से मिलता है और हम कर रहे हैं, उसके लिए कोई टेंशन हमको नहीं है। और क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ेंगे। आज 143 हैं, कल 1043 हो जाएँगे, कल 1,43 हो जाएँगे। मेहनत जैसी करेंगे वैसा सा फल मिलेगा। आप कोई भी काम करके देख लीजिए, आपको उसी तरह का रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है? अगर हम बात करें कि भगवान राम जो थे, ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं कहा गया उनको। उसके पीछे उन्होंने तपस्या की, अपना बहुत कुछ गँवाया। ठीक है? और 14 वर्ष वन में गुजार दिए और माता सीता को भी खोए, फिर माता सीता को पाए, फिर जब अयोध्या लौटे फिर माता सीता को खो दिए। क्यों खो दिए? क्योंकि उनके कर्म जो थे, उस कर्म के हिसाब से उन्होंने एक रास्ता अपनाया था, जिससे उन्हें लगा कि अगर सही रहूँगा तो मुझसे लोग सीखेंगे। तब जाकर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। ठीक है? तो हम तो इंसान हैं। जब भगवान को कर्म करना पड़ा, भगवान को कष्ट सहना पड़ा, तो हमें तो सहना ही पड़ेगा ना, हमें तो करना पड़ेगा। तो वही मैं कर्म कर रहा हूँ, और आप भी उसी सच्चाई से, उसी ईमानदारी से अपनी मेहनत को करिए, ज़रूर सफल होंगे। भर्ती 1 हो चाहे 100 हो, सीट 1 हो चाहे 50 हो, चाहे 300 हो, चाहे 1700 हो, चाहे 1 लाख हो, कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। वही काम मैं भी करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चीज़ें चल रही हैं, चलने दीजिए, अच्छी बात है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अरे खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, घर है, माँ बाप के साथ खेती कर लेता हूँ, चलने के लिए साइकिल है, चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस परिस्थिति में हूँ, उस परिस्थिति में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि भगवान जैसा हूँ वैसे बनाए रखिएगा। गरीब वो होता है जिसके पास हाथ पैर नहीं होते, मेरे पास तो सब कुछ है। हाथ पैर दिया हुआ, बुद्धि दी हुई है, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका भी कुछ है, पता है, कर लेता हूँ। आपको पढ़ा भी रहा हूँ, कुछ लोगों को मेरा अच्छा भी लगता है। जो मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मेरे पास 30-35 लोग या 143 लोग सुनने के लिए तो हैं, कभी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो स्थिति परिस्थिति है, अगर कभी कामयाब हो गए, कभी कुछ अच्छी चीज़ों पे हो गए, आप लोगों के बीच में रहे, तो आप लोगों को दिखाएँगे कि मैंने क्या-क्या किया है जीवन में, और बताऊँगा अपने बारे में, क्योंकि वो चीज़ें प्रेरणादायक होती हैं। लेकिन अभी बता देना या अभी कुछ सुना देना वो प्रेरणादायक नहीं है, क्योंकि अभी तो कहते हैं ना कि समस्याओं से घिरे हुए हैं और अभी लड़ना सीख रहे हैं या लड़ रहे हैं। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो जीत होगा या तो हार होगा।
तो ये दोनों चीज़ों को देखकर डरना नहीं है या सोचना नहीं है या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हारेंगे तो भी लड़ेंगे और जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी तरह से जो लाइक करेगा उसको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं लाइक करेगा उससे 4 बार धन्यवाद, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जैसे लोग अगर मेरे अगल बगल हैं, मेरे साथ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको फिर से कह रहा हूँ शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवानी चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मेहनत करना है और मेहनत करके ही कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है। और समस्या सबके जीवन में होती है, मेरे जीवन में भी है और आपके भी जीवन में है। उससे लड़िए, फेस करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा। अगर भगवान ने मुझे समस्या दिया है ना, तो मुझे उस काबिल सोचा है तब दिया है। जहाँ भगवान ने सोचा होगा कि ये लड़ सकता है, तभी मुझे मेरे आगे कठिनाइयाँ रखी, समस्याएँ रखी, तब मैं लड़ रहा हूँ ना। जिनके सामने समस्या नहीं आ रही, तो उसको सोचना चाहिए कि मेरे आगे समस्या नहीं आ रही, मेरे आगे कठिनाइयाँ नहीं आ रही, मुझे संघर्ष करने को नहीं मिल रहा है। वो सोचे, दिमाग लगाए कि अरे यार, ये तो आगे कभी कुछ हुआ तो हम कैसे सर्वाइव करूँगा। लेकिन जिनको लड़ने का मौका मिलता है ना, उसको सोचना चाहिए कि भगवान मुझे इस लायक समझे हैं। तो मैं वही हूँ। आज मुझे समस्या मिली है तो मैं लड़ रहा हूँ, उसे ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को चीट नहीं करता हूँ। और चीज़ें होती हैं जो गलत चीज़ें दे के नहीं बताता हूँ, चीज़ें जो फैक्ट होती हैं वो बताता हूँ। आप देख लीजिए, जब ज़रूरत की चीज़ें आती तभी मेरे वीडियो आते हैं, नहीं तो वैसे मैं लगातार पढ़ाता हूँ। लोग बोलते हैं कि भाई कुछ बोला करो वीडियो में, बोलने से चलेगा नहीं, मुझे वो नहीं करना। मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, मेरा यही काम है। मेरा 4 देखें चाहे 100 देखें चाहे 1 लाख देखें, वो देखें मेरे वीडियो को, और उसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। फालतू की चीज़ें मुझे बात नहीं करनी है, फालतू की कोई बात मुझसे होती नहीं है, ठीक है। मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा आप सीरियस होकर पढ़िए, बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और हौसला बनाए रखिए, और कभी भी हताश होइएगा ना, तो किसी का मुंह मत देखिएगा, कोई ईमानदार नहीं है, न कोई आपका साथ देने वाला है। सिर्फ 2 लोगों का मुंह देख लीजिएगा। आपके अंदर ऊर्जा नहीं भर गई तो मुझसे कहिएगा, सिर्फ अपने माँ बाप का चेहरा देख लीजिएगा, चेहरा देख लीजिएगा आपके अंदर। कह रहा हूँ ना कि वो ऊर्जा आएगी, वो असीम ऊर्जा आ जाएगी ना कि आप दुनिया से लड़ जाएंगे, ठीक है। तो बस उनको देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन सफल जरूर होगा, ठीक है। रही बात मेरी, तो मैं तो जो कर रहा हूँ, देखिए मेरे हौसले को देखिए। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि वही हौसला बनाकर आप भी करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। ये जो मैं करता हूँ ना, पूरे आत्मविश्वास के साथ करता हूँ। मुझे पता है कि चीज़ें मुझसे भी गलती होती है, मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, मुझे पता है गलती होती है, लेकिन वो आत्मविश्वास मेरा नहीं गिरता है। कभी मुझे कोई कुछ बोल के चला जाता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने पर विश्वास है। मेरे माँ बाप ने मेरे पर विश्वास रखा है, कहते हैं कि तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई, अभी भी तुम लगे रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे, जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारा साथ देंगे। वो दे रहे हैं, कोई अभी शादी नहीं हुई है, माता पिता साथ दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा और कामयाब होकर दिखाऊँगा। तो वही चीज़ अपने अंदर रखिए कि कोई भी, चाहे आप लड़के हो तो किसी लड़की से उम्मीद मत रखो, कोई लड़की है तो किसी लड़के से उम्मीद मत रखिए, या किसी से भी उम्मीद मत रखिए। सिर्फ ये उम्मीद रखिए कि मैं हूँ, मेरा आत्मविश्वास है, मैं लड़ूंगा। और एक चीज़ तो और याद रखिएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। आज का जो वक्त है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचने का वक्त है। दूसरे के बारे में सोचेंगे, परेशान रहेंगे, उसके लिए जितना भी करके जाएंगे, वो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं करेगा, आपके बारे में जरा सा भी नहीं सोचेगा। कहानी किस्से बहुत हैं, बहुत हैं। कह दिया ना कि कभी कामयाब हो गए तो आपके सामने पूरी बात रखेंगे, जितना अपने जीवन में मैंने स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल में जो जो लोग मुझे मिले हैं, जो जो लोगों ने मुझे मेरे साथ अच्छा किया है, बुरा किया, सब आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, जब कुछ अच्छे हो जाएंगे तब। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी कुछ अच्छे हो जाइएगा ना, तो मुझसे मिलिएगा जरूर, मुझसे संपर्क जरूर करिएगा। मैं आपकी बात अपने चैनल के जरिए सबके सामने रखूंगा, क्योंकि कामयाबी बताने से पता नहीं कितने लोगों का जीवन सुधर जाएगा। अगर आप कामयाबी अपनी बताएंगे ना, तो कितने लोगों का जीवन सुधर जाएगा, कितने लोगों को हौसले आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक घोषणा की थी कि ट्यूशन या कोचिंग की बात की थी, 16 वर्ष के कम बच्चों को कोचिंग ट्यूशन का दबाव नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोटा वोटा में बच्चों की बहुत ही क्या सुसाइड के केस आ रहे थे। जीवन में हार गए तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर ज़िंदगी से हार गए, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, मिली है, जीने के लिए, लड़ने के लिए लड़िए, ठीक है। इस फेज़ से अगर आप गुजर गए और इस फेज़ से बड़ी बहादुरी से लड़ गए तो इतिहास में आपका नाम छप जाएगा। और अगर नहीं लड़े, अगर डर के बैठ गए, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आज जिस कहते हैं कि स्थिति में आप खड़े हैं या एक बंद कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं खुद कहता हूँ, मर जाइए 6 महीने के लिए दुनिया के नज़र में, मर जाइए साल भर के लिए दुनिया के नज़र में, लेकिन जब निकलिएगा ना जिंदा होकर, तो लोग कहें कि क्या बात है, ठीक है। तो उस तरह की लड़ाई लड़िए, ठीक है, उस तरह की लड़ाई लड़िए कि एक बार जब दोबारा निकलिए ना, तो लोग कहें कि किसी ने मतलब इतिहास रच दिया, ठीक है। तो उस लड़ाई पर लड़ाई लड़िए और इतना मत परेशान होइए किसी के लिए, ठीक है। और ना तो मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर आप जो चीज़ कह रहे हैं ना, वो जो आप कर रही हैं, वो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से लगा कि आप जैसे लोग जिंदा हैं धरती पर और आप जैसे लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा इसमें, चाहे जो भी आए, जो सारी समस्याएं आएंगी उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूँ। और आपसे भी कहूँगा कि आप अपनी लड़ाई खूब अच्छे से लड़िएगा और इस परीक्षा में, इस एग्ज़ाम में एक सीट ज़रूर लेके आइएगा और आइएगा, संपर्क करिएगा मुझसे, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जीवन में हमेशा, मतलब कहते हैं ना कि एक खास जगह दे देता हूँ कि ऐसे लोग, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, अगर आप अच्छी जगह पहुँचोगे ना, तो मुझे गर्व होगा, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा संपर्क में रहूँगा कि मैंने आपको कुछ दिया है, बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि एक, मतलब जीवन में इंसान होने का और इस धरती का कर्ज उतारने का एक यही तरीका है कि लोगों को ज्ञान बांटते रहो, ठीक है, लोगों की सहायता करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, अच्छे रास्ते पर उनको ले जाओ। यही जीवन है और इस जीवन में सफल होना ही है, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे कह तो रहा हूँ, खाने पीने को मिल रहा है, रोटी मिली है, छत मिला है, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं उस लायक नहीं होता तो नहीं मिलता ना, तो मिल तो रहा हूँ आप लोगों से, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बस उसी जोश में, उसी उत्साह में आप भी पढ़ते रहिएगा। और कह दिया ना कि कभी उदासी छा जाए या कभी लगे कि नहीं कुछ कर पाएंगे, अपने माँ बाप का चेहरा देख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए। जब आप कहते हो ना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो रहा, उनको देख लीजिएगा। कहते हैं ना कि जो माँ बाप के बारे में देख लिया, माँ बाप के बारे में सोच लिया ना, उसे सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। ये तजुर्बा बोल रहा है और यही तजुर्बा आपको एक दिन, मैं अपनी पूरी कहानी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करिएगा, ठीक है। और सफल बनिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आज का ज़माना जो है वो पैसे का ज़माना है, साफ ये कड़वी बात है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि अरे पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन इज्जत बहुत कमाया हूँ, ठीक है। कोई कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है। और ये जो जो पैसे की कीमत है ना, ये मेरे खुद जीवन से संबंधित है। मैं उसको आपको सामने रखूँगा, मौका मिलेगा तो ज़रूर रखूँगा कि कहाँ पर मुझे किस तरह से कहा जाता है कि जलील किया गया, वो मैं आपके सामने रख दूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में देखिए, हमने सेशन जो था हमने अच्छे से आगे पढ़ा था, अब इसी में आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि इससे पहले एक लाइन बताया था कि कौशाम्बी में जो अभिलेख था उसे रानी का अभिलेख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रानी का अभिलेख कहा जाता था। किसको? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो था वो कौन था? रुम्मी देई था। क्या था? रुम्मी देई था, सॉरी रुम्मी नहीं, रम्मी देई था। क्या था? रम्मी देई था, ठीक है, रम्मी देई, रम्मी देई, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था। इसी अभिलेख में जो अशोक थे वो क्या कर रहे थे? लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा कर रहे थे, जहां पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ऐसे जो गौतम बुद्ध जी हो गए और अशोक हो गए और हमारे यहाँ के जो भी जो जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, समाज के लिए किया है, इनको उनको पढ़ा करिए। गांधी जी के बारे में पढ़ा करिए, बाबा साहब के बारे में पढ़ा करिए। गांधी जी को भी लोग गाली देते हैं, बाबा साहब को भी देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग गाली देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये लोग आदर्श हैं हमारे जीवन के, हमारे देश के लिए ये कहते हैं हीरा है ये लोग। इनके बारे में पढ़ा करिए, इन्हें कभी भी
कभी भी ऐसा शब्द मत बोलिएगा, नहीं आपका जीवन सार बिगड़ जाएगा, ठीक है, आपकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी जिस दिन आप इन लोगों को कुछ बोल दिए, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को पढ़ा करिए, इनकी किताबों को पढ़ा करिए, ठीक है। तो ये चीज अशोक ने कहा कि जब वो तीर्थ यात्रा के दौरान की उसने एक घोषणा कर दी थी, उसने घोषणा की कि जो भू राजस्व की दर है उसको क्या कर दिया था, घटा दिया था। कब? तो जब इसी रूमी में लिखा गया था कि अशोक जो थे वो जब क्या कर रहे थे, लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा कर रहे थे, लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा के दौरान, ठीक है, तीर्थ यात्रा के दौरान, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, तो उन्होंने घटा दिया था, मतलब कि जो कर था, ठीक है, भू राजस्व का कर था उसको क्या कर दिया था, घटा दिया था, ठीक है। और वो जो तीर्थ यात्रा उसे धम्म यात्रा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धम्म यात्रा कहते हैं। अच्छा, अब धम्म यात्रा से मतलब समझिएगा, धम्म यात्रा जो अशोक कलिंग युद्ध के पहले, क्योंकि कलिंग युद्ध के पहले तो अशोक जैसा होना चाहिए वैसा था, ठीक है, अवंती का राज्यपाल था। और ये अवंती का राज्यपाल क्या मतलब था, इसका मतलब था कि उसको मतलब जो राज्य सेवाएं थी या एक राजा को या राजकुमार को जो बनना चाहिए, जैसा बनना चाहिए, उसके लिए सीखने के लिए एक तरह से ट्रेनिंग थी जो उनको क्या किया जाता था। और अच्छा, जो राजा का सम्राट का पुत्र होता था, जैसे अशोक था, वो किसका, तो पुत्र था ना, लुम्बिनी का, सॉरी क्या कहते हैं, बिंदुसार के क्या थे, पुत्र थे। तो बिंदुसार का जो पुत्र था ये अशोक, तो इनको उस समय क्या कहा जाता था, कुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो कुमार कहा जाता था, यानी सम्राट के पुत्र को क्या कहा जाता था, कुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुमार कहा जाता था। तो इनकी एक ट्रेनिंग चलती थी, इन्हें कहीं न कहीं का क्या बना दिया जाता था, राज्यपाल बना दिया जाता था, ठीक है, और वहां पर ये सीखते थे, ठीक है। तो ये जो उस समय ये रणनीति, जिस रणनीति पे चलते थे, उसे क्या कहा गया था, मैंने आपको पढ़ाया था, भेरी धम्म पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, भेरी धम्म पढ़ाया था, ठीक है। भेरी घोष कहा जाता है, ठीक है, उसमें आपको पता होगा। और उसके बाद क्या हो गया था, तो धम्म घोष की घोषणा कर दी थी, यानी धम्म रास्ते पे, यानी धार्मिक रास्ते पर चलने की बात कह दी थी भेरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको परिवर्तन, और ये परिवर्तन कब हुआ, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया। ये जो हमने बताया था, ये 13 वाले में बताया था, 13 शिलालेख वाले में, 13वें जो शिलालेख था उसमें मैंने बताया था कि इनका हृदय क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था कलिंग युद्ध के बाद। तो उसी के बाद ये क्या हुआ था, तो धम्म घोष की बात हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज इसमें निकल कर आती है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो अशोक थे, ठीक है, अशोक का जो 7वां अभिलेख था वो सबसे लंबा अभिलेख था, ठीक है। अशोक का 7वां अभिलेख, अशोक का 7वां अभिलेख, ठीक है, अभिलेख क्या था, लंबा था, सबसे लंबा अभिलेख था, ठीक है। अशोक का जो 7वां अभिलेख था वो सबसे लंबा अभिलेख था, सबसे लंबा अभिलेख था, लेख था, ठीक है। अशोक का जो 7वां अभिलेख था वो सबसे लंबा अभिलेख था। और एक चीज जान लीजिए कि एक जो छात्र होना चाहिए, जिसको जीवन में कुछ करना है ना, वो पहली बात तो अपने आप को पहले साधारण बना ले, ठीक है, शालीन बनाए, ठीक है, बाहरी चीजों का त्याग करें, ठीक है। एक अपना एक कमरा फिक्स करें अपने घर में, भगवान ने सबको दिया है, और जो लोग हैं यहाँ पर सभी को है, ठीक है, सभी के पास एक घर है, उस घर में एक कमरा फिक्स करें और सन्यासी की तरह जीवन बिताए, ठीक है। ये जो आप लोग देखते रहते हैं मोबाइल में रील चलता रहता है, ये सारी चीजें, इसको त्यागिए, ठीक है। अपनी किताबें लीजिए, एक मोबाइल लीजिए जिसमें आपके पास नेट पैक हो ताकि आप पढ़ सकिए, ठीक है। और अपने आप को 6 महीने के लिए बंद कर लीजिए। देखिए आपके 6 महीने में जीवन नहीं बदल गया, लेकिन इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने बाद आप अपना देखिए, जीवन बदल जाएगा आपका। सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। आप जब भी देखिए, इतना मोटिवेशन वाले वीडियो आते हैं आपके यूट्यूब पर, ठीक है, सारे कितने टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, उनको देखिए। जब भी आपका मन लगे कि नहीं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा पढ़ने का मन नहीं कर, उनको देखिए, ठीक है। और अपने माता पिता से बात करिए, सारी चीज़ें करिए, देखिए आपका जीवन हमेशा सरल रहेगा और आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे, पैसा आपके साथ रहेगा, तो दुनिया आपके साथ चलेगी, ये गारंटी दे रहा हूँ। और जो चाहेंगे वो पालेंगे, ठीक है, जो चाहेंगे वो पालेंगे, ठीक है। कोई चीज़ बड़ी नहीं है दुनिया में, यहीं पर बहुत लोग करके गए हैं, बहुत लोग दिखा के गए हैं। तो आपकी जो आपको है, और अगर आपको कोई छोड़ के जाता है या आपका कोई तिरस्कार करता है, तो याद रखिएगा, छोड़िएगा मत उसको, अपना वक्त लाइएगा तब जवाब दीजिएगा, ठीक है। कहा एक फिल्म थी ना, ठुकरा के मेरा प्यार, ये फिल्म जो आई थी जिसमें आईएएस था,
जो पहले क्या था, क्लर्क था, फिर उसके बाद शादी के दिन ही वाइफ उनकी भाग गई, तो वो फिर उसके बाद आईएएस बना और उसमें बाद में लास्ट में मिला दिया गया। तो आप ये चीज़ नहीं, क्षमा करने वाली बात खत्म, ये दुनिया क्षमा करने पे नहीं चलती है, ठीक है। आप उसे एहसास दिलाइएगा कि तुम गए थे छोड़कर, पछताओगे तुम, हम नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके अंदर एक आग जलनी चाहिए। और आप सोचिए कि कोई आप पर हंसे, अगर आप पर हंस दिया, अगर आपका मजाक बना दिया उसने, और अगर आप सच में, आपके अंदर आत्मसम्मान है, आपका स्वाभिमान है, तो आप में वो आग लगेगी ना जो जल्दी बुझेगी नहीं, ठीक है। और वो तब बुझेगी जब आप कुछ बनकर निकलेंगे। तो थोड़ा सा अपने अंदर शालीनता लाइए, थोड़ा सा अपने आप को बाहरी चीज़ों से त्याग दीजिए, मतलब समझ लीजिए कि कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ और मेरा भविष्य है, उसे बनाना है, बस इतना सोच के चलिए। देखिए जीवन में पक्का सफल होंगे और एक नया जीवन लेके अवतार होंगे, तय है, कंफर्म है, ठीक है। वो लोग जो कहते हैं अगले जन्म में, पिछले जन्म वाली बात कुछ नहीं, आप इसी जन्म में जो कर रहे हैं उसका कर्म आपको इसी जन्म में मिलेगा। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। आगे पीछे कहीं मत जाइएगा। भगवान जो होते हैं, भगवान उन्हें पूछते हैं, भगवान उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, भगवान उनको देते हैं जो उस लायक होता है। खाली घंटी बजाने देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, या बार बार माथा टेक देने से कुछ नहीं होता। भगवान भी कहते हैं इसको हटाओ यहाँ से जल्दी, ये किसी काम लायक नहीं, सिर्फ यही करेगा। अगर आप अपने मुंह में नेवाला नहीं डालेंगे तो कभी आपका पेट नहीं भरेगा, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो चाहे जिस रास्ते पर हैं मेहनत करिए, ठीक है। खेत में है तो खेत में परिश्रम करिए, घर पे है तो घर में परिश्रम करिए, ठीक है। चाहे जिस रास्ते पर है आप करिए मेहनत, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये चीज़ निकल कर आ गया। तो कह रहा है कि अशोक के 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख होता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है ना, वो सबसे लंबा अभिलेख कहा गया है। अब इसी में कहा जा रहा है कि सार ए पूना, ठीक है, सार ए पूना जो था ये क्या था, एक अभिलेख था, ठीक है। और ये जो अभिलेख था ये ग्रीक और अरमेइक भाषा में लिखा हुआ था, ठीक है, ग्रीक और अरमेइक भाषा में लिखा था। कौन लिखा था, तो सार ए पूना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सार ए कूना, ठीक है। सार ए कूना जो है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो आर्मेइक भाषा में। और किस में लिखा गया था, तो ग्रीक भाषा में ये प्राप्त किया गया था। इसे कंदहार भी कहा गया था। क्या कहा गया था, कंदहार कहा गया था, कंदहार कहा गया था। ये किस में मिला था, तो ग्रीक व अरमेइक भाषा में, ठीक है, अरमेइक भाषा में मिला था, ठीक है। ग्रीक और अरमेइक भाषा में ये मिला था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से। तो मैं कह रहा हूँ कि जो साम्राज्य के, ठीक है, साम्राज्य के जो पुरोहित होते थे और मुख्यमंत्री होते थे ना, इनकी नियुक्ति के पहले इनका क्या किया जाता था, जांच और परख की जाती थी। यानी एक तरह से इनकी परीक्षा होती थी, जैसे हमारी आपकी परीक्षा हो रही कि हम इस नौकरी के लिए लायक हैं कि नहीं है, उसी तरह से इसमें भी क्या होता था कि जो साम्राज्य के मुख्यमंत्री और पुरोहित होते थे ना, उनकी नियुक्ति से पहले क्या किया जाता, काफ़ी जाँच परख किया जाता था। और इस पूरी चीज़ को क्या कहा जाता था, तो उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि साम्राज्य में मुख्य मंत्री तथा पुरोहित की नियुक्ति के लिए या नियुक्ति से पहले, ठीक है, साम्राज्य में मुख्यमंत्री तथा पुरोहित की नियुक्ति से पहले उनकी काफी जांच पड़ताल की जाती थी। जांच पड़ताल की जाती थी, ठीक है, काफी जांच पड़ताल की जाती थी। और इसी पूरे क्रम को क्या कहा जाता है, तो उपधा परीक्षण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, उपधा। साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति से पहले उनकी काफी जांच पड़ताल की जाती थी। इस प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। पूछ लेगा भाई उपधा परीक्षण किसे कहते हैं, फिर क्या करेंगे, तो आपके पास जानकारी रहनी चाहिए कि उपधा परीक्षण क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर चलते हैं आगे। अब देखिए भाई, अब आपका यहाँ पर कुछ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चलेंगी, जैसे मौर्य प्रशासन। क्या चलेगा? मौर्य प्रशासन। अब हम लोग चलेंगे कि किस तरह से प्रशासनिक कार्य होते थे। प्रशासन, ठीक है, मौर्य प्रशासन। देखिए मौर्य प्रशासन में क्या होता था। देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें कि हमारे देश का जो सबसे हमारे देश को चलाने वाले कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो एक सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के जरिए सारी चीज़ें चल रही हैं, और फिर जो राज्य हैं उनमें मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उसी तरह से अपने आज की विधि को या आज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को अगर जोड़ेंगे तो जोड़कर देख सकते हैं, तो कहा जाता है कि जो राजा होता था वो सबसे ऊंचे पर होता था, ठीक है, वही सारी चीज़ों को संचालित करता था, उसी के अनुसार सारे काम होते हैं। हाँ, उसकी सहायता के लिए कौन कौन होते थे भाई, तो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ठीक है, शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, ठीक है, राजस्व प्रधान होते थे, राजस्व अधिकारी होते थे, राज्य की घोषणा कोषाध्यक्ष होते थे। ये सारे लोग मिलकर ही क्या करते थे, राजा के साथ कार्य करते थे, और राजा का अंतिम फैसला ही सारी जगह पर क्या कर दिया जाता था, लागू कर दिया जाता है, यानी सम्राट अशोक के जरिए, ठीक है। तो सम्राट अशोक के साथ जुड़ने वाले कौन कौन लोग थे, तो प्रशासन के लोग थे, ठीक है, सैनिक के जो सेनापति होते थे वो जुड़े रहते थे, न्यायिक के जो लोग होते थे वो प्रमुख लोग जुड़ते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि राजा क्या होता था, सम्राट जो होता था वो सर्वोपरि होता था, सम्राट। ठीक है, सम्राट जो होता था वो क्या होता था, सर्वोपरि होता था। क्या होता था, सर्वोपरि होता था, ठीक है। अब इसी के नीचे जो होता था प्रशासनिक अधिकारी होता था। कौन होता था, तो प्रशासनिक अधिकारी होता था, प्रशासनिक अधिकारी। अब ये प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, अधिकारी, ये जो प्रशासनिक अधिकारी होता था इसे क्या कहा जाता था, तो अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था, अमात्य ये कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। फिर उसके बाद आता था शीर्षस्थ अधिकारी। कौन होता था, शीर्षस्थ अधिकारी होता था, शीर्षस्थ अधिकारी, शीर्षस्थ अधिकारी, ठीक है, शीर्षस्थ अधिकारी। इसे क्या कहा जाता था, तो तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। शीर्षस्थ अधिकारी, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी और शीर्षस्थ अधिकारी होते थे। प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य कहा जाता था, शीर्षस्थ अधिकारी को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। ये कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे पॉइंट है जो क्या हो सकते थे, आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब एक आता है, एक और अधिकारी था जिसका नाम था समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता, ठीक है। कौन था, तो समाहर्ता था। समाहर्ता कौन होता था, तो समाहर्ता जो था वो राजस्व प्रधान को कहा जाता था, राजस्व प्रधान को। राजस्व प्रधान कौन होता था भाई, जो कर वर वसूलता था, ठीक है, जो भूमि उमि का भाग देखता था, कृषि का काम होता था। मेन जो अशोक के समय में जो क्या कहते हैं, आमदनी का या कहा जाए तो मेन बेस जो चीज़ होती थी तो वो होती थी कृषि होती थी, ठीक है। क्या होता था, कृषि होता था। और वहाँ पर कृषि में देखेंगे तो बलि और भाग की बात कही गई है, ठीक है। इसके बारे में अभी बात आगे होगा, ठीक है, ये आगे आपका ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो समाहर्त किसको कहा जाता था, तो समाहर्ता किसको कहा जाता था, तो राजस्व प्रधान को कहा जाता, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। सन्निधाता, ये क्या होता था, सन्निधाता होता था, ठीक है। कौन होता था, सन्निधाता, ठीक है, सन्निधाता कौन था, तो सन्निधाता जो था वो कौन था भाई, तो सन्निधाता जो था वो राजकीय कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष जो होता था उसे सन्निधाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सन्निधाता कहा जाता था। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब देखिएगा, अब इसी में आता है, एक आता है सीताध्यक्ष, ठीक है। क्या आता है, सीताध्यक्ष, जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष, 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 ये कौन होता था, तो वाणिज्य अधिकारी होता था, वाणिज्य अधिकारी। कौन होता था, वाणिज्य अधिकारी होता था।
कौन होता था? वाणिज्य अधिकारी होता था, जिसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, राजकीय कृषि अधिकारी, सॉरी, ये होता था राजकीय कृषि अधिकारी होता था, राजकीय कृषि अधिकारी होता था। ठीक है, राजकीय कृषि अधिकारी होता था। कौन होता था? तो राजकीय कृषि अधिकारी होता था। कौन होता था? तो सीता अध्यक्ष होता था। ठीक है, पांड्या अध्यक्ष जो होते थे वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे, पांड्या अध्यक्ष, पांड्या अध्यक्ष। ठीक है, जो होते थे पांड्या अध्यक्ष जो होते थे वो कौन होते थे? तो वाणिज्य अधिकारी होते थे, वाणिज्य अधिकारी होते थे। पांड्या अध्यक्ष जो होते थे वो वाणिज्य अधिकारी होते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जाता था कि जो अशोक के प्रशासन की सबसे मुख्य इकाई थी वो कौन था? तो वो थी सेना। वो क्या थी? सेना। अब सेना क्या था? तो ये सैन्य विभाग था। ठीक है, सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? तो सेनापति था। कौन था? सेनापति था। ठीक है, ये डायरेक्ट राजा के क्या, सम्राट के संपर्क में था। ठीक है, सेनापति। अब जो हमारे सेना की टुकड़ियां बटी हुई थी, किसमें बटी थी? तो पैदल बटी हुई थी, हाथी बटी थी, हाथी वाली सेना थी, और घुड़सवार थे, और रथ वाली सेना थी। ठीक है, ये सारी सेनाएं इसमें क्या हो गई थी? बटी थी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो पैदल, हाथी, घुड़सवार, उसके बाद कौन थी? रथ सेना थी। ठीक है, ये इनके सेना के विभाग थे, और काफी सारी सेनाएं होती थी। ठीक है, जो क्या करते थे? कार्य करते थे। ठीक है, जो सुरक्षा का कार्य करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, ये चीज हो गया सैन्य विभाग। अब आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए अब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर दो तरह के क्या होते थे? समस्याओं का निवारण के लिए दो क्या की गए थे? अदालत बनाई गई थी। एक दीवानी अदालत बनाई गई थी, और एक क्या बनाई गई थी आपकी? तो फौजदारी। ठीक है, दीवानी अदालत जो होती थी वो जमीन से संबंधित विवाद, ठीक है, क्या कहा जाता था कि कर से संबंधित विभाग, ठीक है, या कोई भी चीजें होती थी तो ये सारी चीजें दीवानी में होती थी। लेकिन झगड़ा, लड़ाई, हत्या, चोरी, डकैती, इन सब को किसमें सुना जाता था? तो दीवानी में सुना जाता था। क्या सुना जाता था? दीवानी में सुना जाता था। ठीक है, धर्मस्थयी। ठीक है, धर्मस्थयी, देखिए ये जो था धर्मस्थयी। ठीक है, धर्मस्थयी में क्या कहा था? तो दीवानी अदालत था। क्या था? दीवानी अदालत। ठीक है, दीवानी अदालत। ठीक है, दीवानी अदालत था। ठीक है, धर्मस्थी। ठीक है, धर्मस्थली में दीवानी अदालत था। ठीक है, कंटक शोधन, देखिए कंटक शोधन। ठीक है, कंटक शोधन, ये कौन सा? तो फौजदारी अदालत था। कौन था? फौजदारी अदालत था। फौजदारी अदालत था। ठीक है, कंटक शोधन कौन था? फौजदारी अदालत था। ठीक है, क्या था? अब इसी को अगर जोड़ ले तो न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, जिसमें धर्मस्थायी में क्या था? दीवानी अदालत। कंटक शोधन में कौन था? तो आपका कौन था? फौजदारी था। ठीक है, अब देखिए एक चीज और था यहाँ पर, गुप्तचर। क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। ठीक है, गुप्तचर होते थे। ये गुप्तचर दो तरह के होते थे। ठीक है, एक संस्था और एक क्या था? संचार था। एक संस्था था और एक संचार था। एक संस्था था और एक संचार। तो ये था संस्था, एक था संचार। क्या था? संचार था। संस्था का मतलब समझिएगा क्या था? जो एक स्थान पर रहकर जासूसी करते थे उसे क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था। एक स्थान पर रहकर, इसमें क्या है? एक स्थान पर रहकर, और ये क्या था? ये क्या करते थे? विचरण करते थे, चलते फिरते रहते थे। ठीक है, घूम घूम कर। ठीक है, घूम कर। ठीक है, घूम घूम कर ये क्या करते थे? अपना जासूसी या करते थे। ठीक है, अब जो जासूस होते थे उनको क्या कहा जाता था? इनके अशोक के समय में तो उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़
पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष कहा जाता था। ये कहाँ मिलता है? तो जो चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी, आप बताएंगे कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, विष्णुगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उनको जो जासूस होते थे उन्हें गुढ़ पुरुष कहा जाता था। इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब बात को समझिएगा और चीज़ें समझने की जरूरत है। अब देखिए प्रांत, प्रांत को पहली बात तो क्या कहा जाता था? प्रांत को चक्र कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि जो सम्राट का अशोक का जो साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य था काफ़ी बड़ा था, कर्नाटक तक फैला हुआ था और इधर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था, ठीक है, ये काफ़ी विस्तृत हो चुका था, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रांत होते थे उन्हें क्या कहा गया था? चक्र कहा गया था। तो प्रांतों को क्या कहते हैं? तो चक्र कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ठीक है। तो जो जितने प्रांतों में बटे हुए थे उनके भी आपको पता चलेंगे और उनकी राजधानियां जो थी उसके बारे में भी पता चलेगा। तो देखिए उत्तरापंथ था। क्या था? उत्तरापंथ। कौन सा था? तो उत्तरापंथ था, ठीक है। उत्तरापंथ ये कौन सा था? तो ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, पाकिस्तान की तरफ जो क्षेत्र था उसी को क्या कहा गया था? तो उत्तरापंथ कहा गया था, ठीक है। तो जो ये उत्तरापंथ था इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला थी, ठीक है, तक्षशिला थी, ठीक है। उत्तरापंथ, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। फिर क्या था? दक्षिणी पंथ था। कौन सा था? तो दक्षिणी, कौन सा पंथ बताए हैं? तो दक्षिणी पंथ था, ठीक है। दक्षिणी पंथ कैसा था? तो उसमें क्या था? देखिए दक्षिणी पंथ, ठीक है। दक्षिणी पंथ की राजधानी क्या थी? तो दक्षिणी पंथ की राजधानी बताइए क्या थी? तो स्वर्णगिरी थी। क्या थी? स्वर्णगिरी, दक्षिणी पंथ की राजधानी स्वर्णगिरी। क्या था? स्वर्णगिरी, ये दक्षिणी पंथ की राजधानी थी, स्वर्णगिरी था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई? तो उसके बाद आता है प्रासी, जिसे पूर्वी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रासी, प्राची या पूर्वी। क्या कहा जाता है? पूर्वी कहा जाता है। प्राची, उसे क्या कहा जाता है? पूर्वी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका कौन था? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज कहाँ है? पटना। पाटली, ठीक है, पुत्र, ठीक है। ये हो गया आपका प्राची हो गया, जिसको क्या कहा जाता है? पूर्वी यानी पाटलिपुत्र। अवंती, अवंती क्या था भाई? अवंती, 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 ठीक है, अवंती, अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है तो याद रखिएगा, ये आ सकता है तो ध्यान दीजिएगा। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कौन था? उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी। क्या था? अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कलिंग। कौन है? कलिंग, ठीक है, कलिंग। कलिंग की राजधानी तो आप जानते होंगे, बताइए भाई कलिंग की राजधानी कौन है? कलिंग की राजधानी क्या है बताइए? तोसली। क्या था? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली, तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था। क्या होता था? तो सम्राट की सहायता के लिए क्या होता था? मंत्री परिषद होता था। ये है भैया सम्राट, सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था, ठीक है, मंत्री परिषद होता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था। और इस मंत्री परिषद में जो संख्या थी वो कब 12 थी या तो 16 या तो 20 होती थी। क्या होती थी? 12 होती थी या 16 होती थी या 20 होती, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, करा कि अशोक के समय में, ठीक है, अशोक के समय में साम्राज्य को क्या किया गया था? तो प्रांतों में बांटा गया था और अभी लिखा है कि इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। तो मैं बता दूं कि सम्राट के समय में जो साम्राज्य थे उनको प्रांतों में बांट दिया गया था, जिनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम्राट के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। अभी मैंने तुरंत आपको लिखवाया है, आप उसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रांतों को ही क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। अभी मैंने इसको बताया पूरी तरह से। अब प्रांतों के जो प्रशासक होते थे, ठीक है, उन्हें
कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था या राष्ट्रिक कहा जाता था। क्या कह रहा हूँ, तो कह रहा हूँ कि जो प्रांत होते थे, प्रांत जो होते थे, प्रांतों के जो शासक होते थे, ठीक है, उन्हें कुमार, अभी मैंने बताया था, कुमार कहते थे। क्या कहते थे, कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे। क्या कहते थे, तो आर्यपुत्र कहते थे। क्या कहते थे, आर्यपुत्र कहते थे। कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे या क्या कहते थे, राष्ट्रिक कहते थे। क्या कहते थे, तो राष्ट्रिक, राष्ट्रिक कहते थे। ठीक है, जो प्रांतों के शासक थे, ये प्रांतों के शासक बनाए जाते थे या प्रांतों के जो अधिकारी बनाए जाते थे, उसे क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, कुमार कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था या राष्ट्रिक कहा जाता था। ठीक है, प्रांतों का विभाजन किस में हुआ था, तो प्रांतों का विभाजन विषय में हुआ था, यानी इन्हें बांट दिया गया था विषय में। किस में बांट दिया गया था, विषय में। प्रांतों को किस में बांट दिया गया था, तो विषय में बांट दिया गया था। ठीक है, विषय में बांटा गया था। और जो विषय को, मतलब विषय को जो संभालने वाला था, उसे विषयपति कहते थे। क्या कहते थे, तो विषयपति कहते थे। क्या कहते थे, तो विषय को संभालने वाले को विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विषयपति कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। यानी इसके बाद जो होता था, तो इसकी मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी। क्या थी, ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम थी। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता था, तो ग्रामिक होता था। जिसका मुखिया कौन होता था, तो इसका मुखिया ग्रामिक होता था। ग्रामिक कौन था, तो ग्रामिक था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका जो मुखिया होता था वो कौन होता था, ग्रामिक होता था। कौन होता था, तो ग्रामिक होता था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट भाई। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया। अब देखिए ग्राम हो गया। ग्राम में भी देखिए, जब 10 गांवों को मिलाते थे, ठीक है, जब 10 गांवों का समूह मिलता था, तो उसे क्या कहा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। यानी 10 गांवों के समूह का जो प्रमुख होता था, उसे क्या कहते थे, गोप कहते थे। लिख रहा हूँ, 10 गांव के, 10 गांव के प्रमुख को गोप कहते थे। ठीक है, कहते थे। 10 गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। 10 गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। ठीक है, ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था, लेकिन 10 गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। अब नगर प्रशासन देख लीजिए, क्या कह रहा हूं, तो नगर प्रशासन देखिए, नगर प्रशासन, ठीक है, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो नगर प्रशासन क्या होता था, तो नगर जो प्रशासन था उसमें अगर बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार ये कहा गया था कि ये क्या होता था, ये 30 लोगों का एक समूह होता था। 30 लोग इसमें लगे रहते थे, बटे होते थे, और इनमें 30 लोग जो लगे रहते थे वो 6 ग्रुप में बटे हुए थे, जिसमें प्रत्येक में कितने सदस्य थे, तो 5-5 सदस्य। ठीक है, ठीक है, यानी जो नगर प्रशासन में कितने सदस्य होते थे, 30 सदस्य होते थे, 30 सदस्य होते थे। ठीक है, अब ये जो 30 सदस्य थे ना, ये 30 सदस्य क्या हुआ था, 6 समिति में बटे हुए थे, 6 समिति में। ठीक है, समिति, ठीक है, ठीक है, 6 समिति में बटे हुए थे, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे, तो 5-5 क्या होते थे, सदस्य होते थे। ठीक है, 5-5 सदस्य होते थे। ठीक है, 5-5 सदस्य होते थे। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 30 लोगों का समूह होता था। ठीक है, समूह, ठीक है, जिसमें 6-6 की समितियां बांट दी गई थी, और प्रत्येक में कितने कितने लोग थे, तो 5-5 सदस्य थे। यानी एक एक, हर एक में कितने सदस्य होते थे, 5 होते थे। क्या होते थे, 5 होते थे। अब देखिए मौर्य समाज, देखिए मौर्य समाज, मौर्य समाज, देखिए भाई मौर्य समाज के बारे में सुनिएगा। मौर्य समाज जो होता था, अगर हम बात करें विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य की बात करें, तो चाणक्य ने कहा इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 वर्णों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया है। किसके अनुसार, तो कौटिल्य के अनुसार। ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय होता था, वैश्य होता था, शूद्र होता था। कौटिल्य ने यह भी बात बताया कि शूद्रों की क्या हो गई, शूद्र जो थे
अशोक के समय में या कहा जाए कि मौर्य साम्राज्य में उनकी स्थिति सुधरना शुरू कर दी थी, वो काफ़ी प्रगतिशील हो रहे थे, ठीक है। तो उन्हें धीरे धीरे जो जिस तरह से उनको देखा जा रहा था वो काफ़ी क्या हो रहे थे, परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज भी उस समय भी जो वर्चस्व जो था वो ब्राह्मण और क्षत्रिय का बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया कि इनमें क्या हो रहा था, सुधार होता है। वहीं अगर मेगास्थनीज की बात माने तो मेगास्थनीज ने बताया कि 7 वर्गों में बांट दिया गया था, ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार। देखिए के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार जो था वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में बटा हुआ था, 7 वर्गों में। पहला था दार्शनिक, क्या था, तो दार्शनिक। देखिए उसकी बात हो रही है, दार्शनिक, ठीक है। पहली क्या बात हो रही है, तो दार्शनिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो दार्शनिक का। दूसरा कौन था, किसान था। दूसरा क्या था, किसान था। क्या था, किसान था, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा कौन था, तीसरा बताइए कौन था, तो तीसरा था आपका अहीर था। क्या था, अहीर, ठीक है, अहीर, ठीक है। क्या था, अहीर था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर। चौथा क्या था, कारीगर था, कारीगर। कौन था, कारीगर था। पांचवा कौन था भाई, तो पांचवा सैनिक था। कौन था, सैनिक, ठीक है, सैनिक। पांचवा कौन था, सैनिक था, ठीक है। फिर कौन था, निरीक्षक था। कौन था, निरीक्षक, निरीक्षक था। कौन था, निरीक्षक था। कौन था, निरीक्षक था। फिर कौन था भाई, कौन था बताइए, तो सभापति था, ठीक है, सभासद, सभा, सभापद लिखते हैं, ठीक है, सभापद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों में ये बांट दिया था। इस तरह से उसने बताया था। किसने बताया था, तो मेगास्थनीज ने बताया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलिए देखिए क्या कह रहा हूँ। कौटिल्य के अनुसार, ठीक है, अगर हम बात करें कि कौटिल्य ने ये कहा था कि भाई समाज इस तरह से बटा हुआ था, समाज में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो कौटिल्य ने कहा कि समाज में दास प्रथा थी। समाज में क्या थी, दास प्रथा थी। जबकि मेगास्थनीज के अनुसार था कि दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। समाज में दास प्रथा थी, लेकिन अब इस समय मतलब कौटिल्य के अनुसार समाज में दास प्रथा थी, ठीक है। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। याद रहेगा ना, कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा था और मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं था। स्त्रियों की स्थिति सुधर गई थी। स्त्रियों की स्थिति में क्या हो रहा था, सुधार आ रहा था, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार, पहले से कुछ सुधार था, लेकिन उतना सुधार नहीं था। मैंने आपको बताया था कि स्त्री महामात्रों की क्या हो गई थी, नियुक्ति होना शुरू हो गया था और उनकी बातों का सम्मान किया जाता था, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताया था, शायद ये 12वें शिलालेख में है, ठीक है। ये सारी चीजें निकल कर आई। अब अगर बात करें कि जो स्त्री वेश्यावृत्ति में थी, ठीक है, यानी वेश्यावृत्ति का कार्य जो करती थी उसे रूप जीवा कहा जाता था। यानी क्या कहा जाता था, रूपा जीवा, ठीक है, रूपा जीवा कहा जाता था। यानी जो वेश्यावृत्ति में थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो रूपा जीवा कहा जाता था। किसको कहा जाता था, तो जो महिलाएं थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बात, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा हूँ, रूपा जीवा हो गया, यानी जो वेश्यावृत्ति में थी उन्हें क्या कहा जाता था, रूपा जीवा कहा जाता। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के लिए कृषि सबसे बड़ा माध्यम था और इसका जो कर था, राजस्व कर था, वो 1/6 से घटाकर क्या कर दिया गया था, 1/6 से 1/4 था। 1/6 से 1/4 भाग था। 1/6 से 1/4 भाग था राजस्व। यानी जो राजस्व कर होता था या राजस्व के लिए जो धन उगाही होती थी वो क्या था, कृषि से था और वो 1/6 से क्या था, 1/4 के बीच में था। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों होते थे। यानी बाहर भी, विदेशों में भी मतलब व्यापार किया जाता था और आंतरिक व्यापार होता था। व्यापार का जो मुख्य मुख्य चीज थी उसका नाम था वस्त्र। यानी वस्त्र का उद्योग बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। और व्यापार में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। और एक चीज बहुत था कि अगर कर आप चोरी कर रहे थे उस समय में, अगर कर चोरी होती थी उससे डायरेक्ट मृत्यु दंड दे दिया जाता था। क्या दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। तो फिर से सुनिएगा, जो कर था वो 1/6 से 1/4 था, ठीक है। उसके बाद आंतरिक और बाह्य व्यापार भी होता था। व्यापार के लिए वस्त्र सबसे ज्यादा उद्योग धंधों में था। और उसके बाद क्या कहा गया कि मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए, व्यापार के लिए, ठीक है। व्यापार के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता था और जो कर की चोरी करता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। ये चीज समझ में आई कि नहीं है। और प्रमुख बंदरगाह जो था वो कौन था, भड़ौच था। क्या था, भड़ौच, ठीक है,
भड़ौच जो था वो प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, ये भड़ौच जो था वो प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। एक वीडियो और आएगा जिसमें और सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर लगता है कि नहीं आपको जो कंटेंट है वो मिल रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।